हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के वीडियो सॉल्यूशंस देने वाला हूं। और जैसा कि मैं हर बार कहता आया हूं कि इन एक्सरसाइजेज के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन आपको क्लास की तरह नहीं देखना है। अगर आप किसी क्वेश्चन के अंदर अटक जाते हो तो ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, ताकि आपका टाइम एफिशिएंटली यूज़ हो। मतलब कि हमारा टाइम टू जो रिजल्ट है उसका रेशियो अच्छा है। ये नहीं हो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा कर अगर कम रिजल्ट आ रहा है, कम प्रोग्रेस हो रही है, तो उसे हम एक्चुअल प्रोग्रेस नहीं कहेंगे। ठीक है। हालांकि इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने कई क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से विजुअलाइज करके बताया है। तो इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जिनके अंदर अगर आपको ये भी थोड़ा सा भी डाउट लगे कि हाँ इसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है, तो उनके सॉल्यूशंस भी आप देख लेना इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ₹4.48 वन गेन्स 20%। तो भाई 48 में बेचने पर 20% का फायदा होता है। इस 20% का फायदे का क्या मतलब है कि 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस के अंदर चीज़ बेची जा रही है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का जो 120% है उतने में चीज़ बेची जा रही है, तभी 20% का फायदा होगा। तो और ये बोल रहे हैं कि 48 में बेची जा रही है, मतलब कॉस्ट प्राइस का 120% 48 के बराबर है। इन ऑर्डर टू गेन 120%, अगर 120% फ़ायदा कमाना है, मतलब कि 100% में चीज़ आई और 120% फ़ायदा कमाना है, तो 220% में बेचोगे, है ना। तो हमें वो चीज़ 220% में बेचनी पड़ेगी। तो अगर 120% की वैल्यू 48 है, तो 220% की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर मैं 1% की वैल्यू नहीं निकालूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे भी हम डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर मैं इस जीरो को हटा दूं तो ये 12 का 4 गुना है। ऐसे ही अगर मैं इस जीरो को हटा दूं तो 22 का 4 गुना 88 आंसर हो जाएगा। जीरो को हटाने का मतलब है कि मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, तो अगर 10 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसे हमने एक एनालॉजी देख ली। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि 120% की वैल्यू है 48, 1% की वैल्यू है 48/120 और 220% की वैल्यू हो जाएगी इंटू 220। ठीक है। इफ ए वेंडर, तो ये जितने भी क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं ये मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर के अंदर करवाए हैं यूनिटरी मेथड से। इफ ए वेंडर सेल्स ए वाटरमेलन एट ₹69, अगर वो 69 में वाटरमेलन को बेचता है तो उसे 8% का नुकसान होता है। 8% का नुकसान का मतलब है कि वो सिर्फ 92%, 92% ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो वो सिर्फ 92% के अंदर बेच रहा है, जिसकी वैल्यू रुपए में है 69। इफ ही वांट्स टू मेक 16% प्रॉफिट, अगर उसे 16% फायदा चाहिए, तो 16% फायदा चाहिए तो उसे 116% में बेचना पड़ेगा। तो 92% की वैल्यू इतनी है तो 116% की कितनी होगी। 1% की क्या हो जाएगी, 1% की हो जाएगी 69/92, 1% की वैल्यू, और 116% की हो जाएगी। और ये प्रतिशत किसका है, कॉस्ट प्राइस का है। तो 23 का पाड़ा यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, 23 चौके और 23 दिए, और 4 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा जी 28, सॉरी 25 और 4 29 ये आ जाएगा। ठीक है, मैं 116 को कैसे देखता हूँ ये भी बता दूँ। 100 + 16 ऐसे डायरेक्टली मैंने देखा तो 100 को 4 से डिवाइड करने पर 25 आता है और 16 को 4 से डिवाइड करने पर 4 आता है, तो 29। 29 दिए क्या हो जाएगा, 29 दिए 87। तो ये SSC CGL 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, और देख सकते हैं आप कितने इजीली हमने निकाल लिया है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी। और एग्जाम के अंदर जब आप ऐसे क्वेश्चंस को करोगे तो यूनिटरी मेथड को इस तरीके से नहीं लगाओगे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप सीधा सीधा देखोगे कि 8% का नुकसान यानी कि 92% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी इतनी है। और एग्जामिनर ने आपको बोला है कि भाई 16% फायदे के लिए कितने में बेचें, तो 116 में बेचें, तो 116 की वैल्यू होगी इतनी। एग्जाम में आप सीधा सीधा सिर्फ इतना ही लिखने वाले हो। ठीक है, और सीधा फिर क्लिक कर दोगे 87 पर। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹700, 700 में कोई आर्टिकल बेच रहा है तो एक आदमी को 30% नुकसान हो रहा है, मतलब कि वो सिर्फ 70% रुपए में बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस के 70% में। तो 70% की वैल्यू है 700, तो सीधी सीधी 10 गुना दिख रही है ना आपको, 1% की वैल्यू 10,
और यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड इट गो गेन, सोल्ड इट गो नहीं आएगा, ये आएगा टू गेन 30%। तो 30% गेन के लिए 130% में बेचनी पड़ती है। तो 70% की वैल्यू 700 है, तो 130% की वैल्यू हो जाएगी 1300, क्योंकि 10 गुना है। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन डी। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹665 देयर इज ए लॉस ऑफ 5%। तो 665 में बेचने पर 5% का नुकसान, मतलब कि 95% में बेच रहे हैं जिसकी वैल्यू है 665। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 95 से डिवाइड किया। और अब क्या बोला है, इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 12%, अगर 12% का फायदा कमाना है तो भाई 112% में बेचनी पड़ेगी। तो एक बार इसको निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। तो अब मैं इसको कैंसिल करूंगा 19 से, ठीक है। 19 पांजे ये हो जाएगा 19 तिये, और यहाँ पर बच जाएगा 9 और 19 पांजे, और फिर इसको 5 से करूंगा, 5 7 जा। तो अब ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 700 और 7 × 12 84, तो 784 784, ठीक है। ए रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹990, एक रेडियो को 990 रुपये में बेचा गया एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट पर। मतलब कि 990 रुपये जो हैं वो 110% के बराबर हैं। 990 रुपये 110% के बराबर हैं। वट वुड हैव बीन द गेन और लॉस, कितना फायदा या नुकसान होता अगर उसे हम 890 रुपये में बेच देते। तो देखो 990 रुपये पोस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, यहाँ पर ये मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो 990 रुपये कोस्ट प्राइस का 110% है, तो 890 रुपये कोस्ट प्राइस का कितने परसेंट होंगे। तो 1 रुपया कोस्ट प्राइस का कितना परसेंट होगा, 110/990। 890 रुपये कोस्ट प्राइस का कितना परसेंट होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने में आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, पता है, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लेकिन दोनों नज़रियों से आपको क्वेश्चन देखना आना चाहिए, और विद प्रैक्टिस फिर अपने आप आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम में कौन से तरीके से करें, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो, इस तरीके से डिजाइंड वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप सबकॉन्शियसली लर्न कर रहे हैं चीज़ें, अगर मेरी बातें मान रहे हैं तो इससे ये 9 पर जाएगा, तो 9 से इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 9 × 9 = 81, 9 × 8 = 72, 8/9। तो 890 रुपये कोस्ट प्राइस का 98 8/9% है। मतलब नुकसान कितना हो रहा है, देखो कोस्ट प्राइस खुद का 100% है, और हम इसको बेच पा रहे हैं 9889% पर। तो बताओ कितने परसेंट कम पर बेच पा रहे हैं, हम बेच पा रहे हैं 1/9% कम पर। कोस्ट प्राइस से 1/9% कम पर चीज़ को बेच पा रहे हैं, क्योंकि 890 रुपये कोस्ट प्राइस का सिर्फ इतने परसेंट हैं। तो मतलब कि इतना लॉस हो रहा है हमें। एक तो मैंने ये तरीका बता दिया। अदरवाइज आप इसको कैसे कर सकते हो, बिल्कुल इजी तरीके से, कि अगर 10% फ़ायदा हो रहा है तो 990 में बेच रहे हैं, तो मतलब कि 110% की वैल्यू 990 है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा पता लग रहा होगा कि 100% की वैल्यू क्या है, 900। मतलब कि अगर 900 में कोई चीज़ खरीदूँ और उसके ऊपर अगर मैं 10% फ़ायदा कमाऊँ तो उसको मैं 990 में बेचूंगा, तो कॉस्ट प्राइस मिल गया आपको। अगर आप 890 में बेचोगे तो कितने का नुकसान होगा, तो भाई 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। 10 रुपये का नुकसान कितने पर हो रहा है, 900 पर। तो अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, है ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 1/9 तो आपको पता ही है 11.11। तो 1/90 क्या हो जाएगा, 1/90 हो जाएगा 1.11। अगर आपसे ऐसे पॉइंट्स में पूछा जाता तो आप इस वे से बता देते। अदरवाइज अगर इसको हम इंटू 100 करेंगे, ठीक है, तो 10/9 आ जाएगा, और आप बता सकते हो 1/9% का नुकसान। क्लियर है। कृष्णा बोट ए कैमरा एंड पेड 20% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। तो कृष्णा ने एक कैमरा खरीदा और इसका ओरिजिनल प्राइस मैंने मान लिया, ओरिजिनल जो मूल कीमत है उसको मैंने मान लिया 100%। उसने कितने रुपए पे किए, उसने इससे 20% कम पे किए, मतलब कि सिर्फ 80% पे किया, ठीक है। ही सोल्ड इट एट 40% प्रॉफिट इन द प्राइस, ऑन द प्राइस हो सकता है यहाँ पर, ऑन द प्राइस ही हैड पेड। उसने इसे जिस रेट में खरीदा था उस पर 40% फायदे में बेच दिया। तो भाई 80 का 40%, 80 का 40% कितना हो जाएगा,
80 का 10% है 8, तो 40% हो जाएगा 8 चौके 32। उसने इसे 112% में बेच दिया। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय कृष्णा ऑन द ओरिजिनल प्राइस, तो ये जो ओरिजिनल प्राइस है इसके कंपैरिजन में अगर प्रॉफिट देखें तो कितने परसेंट प्रॉफिट उसने कमाया, तो सीधा सीधा आपको मिल रहा है अगर इससे कंपैरिजन करेंगे तो 12% उसने कमा लिया। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 12, ऑप्शन सी सॉरी। ठीक है, तो भाई एक तो ये तरीका हो गया, अदरवाइज एक और तरीके से आप कर सकते हो और आपको मैं उस तरीके से डेफिनेटली दिखाना चाहूँगा। ठीक है, देखो ये ओरिजिनल प्राइस है, कृष्णा ने इससे 20% कम में खरीदा, तो 20% कम यानी कि मान लो ये ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है, 20% कम यानी कि 4/5 परसेंटेज से अब तक आपको ये पता हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर पहुंच गए जितने में कृष्णा ने खरीदा था। तो अब उसने क्या किया, उसने इससे 40% ज़्यादा में बेच दिया। तो यहाँ पर तो हम पहुंच ही चुके हैं। 40% बढ़ाने के लिए किससे गुणा करते हैं, 7/5, 140/100। अब हम कहाँ पर पहुंच चुके हैं, अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हमें ये पता है कि इसके कंपैरिजन में ये कितने गुना था वो हमने निकाल लिया यहाँ से, और इसके कंपैरिजन में ये कितने गुना था। तो ओवरऑल हमें पता लग गया कि यहाँ से यहाँ आने में कितना बदलाव आया होगा, कितने गुना रही होगी चीज़ें। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 चौके 28/25। तो मतलब कि 3 यहाँ से यहाँ आने में 3 की बढ़ोतरी हुई है 25 के ऊपर। अगर 25 पर 3 की बढ़ोतरी हुई है तो 25 का 4 गुना है 100, तो 100 पर कितने की बढ़ोतरी हुई होगी, तो 100 पर बढ़ोतरी हुई होगी 3 का 4 गुना 12। और 100 पर मैंने क्यों देखा, क्योंकि परसेंटेज 100 पर देखते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये कंटिन्यूअस चेंज है। देखो परसेंटेज के अंदर मैंने आपको बताया था ऐसे लगातार चेंज को हैंडल करना, तो उसी कंसेप्ट को एग्जामिनर किन किन फॉर्म्स में आपसे पूछ रहा है, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट चेक हो रहा है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा। ए फ्रूट वेंडर बाइज फ्रूट्स एवरी डे मॉर्निंग एंड सेल्स ऑन द सेम डे, उसी दिन सुबह खरीदता है और शाम को बेच देता है। ही सेल्स द फ्रूट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो जितने में भी खरीदता है उससे 50% ज़्यादा में बेच देता है। ठीक है भाई, ऑन ए पर्टिकुलर डे इफ ही कैन सेल ओनली 80% ऑफ द फ्रूट, किसी खास दिन किसी विशेष दिन वह सिर्फ 80% फ्रूट ही बेच पाता है। वट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। और ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अज्यूम दैट, ये मान लो द फ्रूट दैट आर नॉट बीन सोल्ड, जो फल नहीं बिके ऑन द सेम डे, उसी दिन नहीं बिके, विल बी रोटन एंड आर यूजलेस, वो सड़ जाएंगे और वो यूजलेस हैं। तो देखो भाई मैंने क्या मान लिया, इसकी सारी सिचुएशन हम समझ गए, 50% ज़्यादा में बेच रहा है और एक दिन सिर्फ 80% ही बेच पाया। देखो मैंने मान लिया कि एक फल 1 रुपये का आता है, एक फल 1 रुपये का आता है, और ऐसे करके ये 100 फल लेके आया। ये कितने फल लेके आया, 100। ठीक है, तो इसकी जेब से कितना खर्चा लगा, 100। अब इसने क्या किया, अब ये इनको 150 रुपये में बेचने वाला है। कितने रुपए में बेचने वाला है, 150। लेकिन 150 में तब बेचेगा, 150 मैंने क्यों लिखा, 50% ऊपर बेचता है, तो 150 में तब बेचेगा जब सारे फ्रूट्स बेच देगा। लेकिन हुआ क्या, एक दिन क्या हुआ, सिर्फ 80% ही बेच पाया। तो भाई 150 रुपये तो नहीं कमाएगा, 150 का जितना भी 80% है सिर्फ उतना कमा पाएगा, 20% तो खराब हो गए, है ना। सारे बेचता तो 150 कमा लेता, अब बेचारा सिर्फ 80% कमा पाएगा। तो 150 का 10% है 15, 15, 80% कितना होगा, 15 इंटू 8, 15 8 120, इसका 80%। तो एक्चुअल में वो सिर्फ 120 के बेच पाएगा। तो उसने 100 रुपये के फल खरीदे और वो सिर्फ 120 के बेच पाया, मतलब उसे 20% का फायदा हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, विकल्प ए। क्लियर है, एक तो इस वे से कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर हुआ क्या है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, इस चीज़ के अंदर कुछ परसेंटेज चेंज बताया, फिर इस चीज़ के अंदर कुछ परसेंटेज चेंज बताया, और पूछ लिया कि ये जो आखिरी वाली चीज़ है, स्टार्टिंग वाली चीज़ से कितने % अधिक या कम है। तो फिर से वही परसेंटेज वाला कंसेप्ट। तो ये पहले वाला चेंज कितना है, पहले वाला जो बदलाव है वो है 50% ऊपर, मतलब कि इसके कारण 3/2 से हम गुणा करेंगे, मतलब जितने में भी उसने चीज़ को खरीदा है उसको 3/2 गुना हो गया। इसको अगर मैं अच्छे वर्ड्स में आपको बताऊं कि जितने रुपए में भी उसने चीज़ को खरीदा है
वो 50% ऊपर बेच रहा है, मतलब उसका जो बेचने का मूल्य है वो 3/2 गुना हो गया इसके कारण, वो इतने में बेच रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसके कुछ फल खराब हो गए और वो सिर्फ 80% फल ही बेच पाया, मतलब सिर्फ 4/5 बेच पाया। एक बार इसको सॉल्व कर लें कि ये जो दोनों फैक्टर हैं, ये जो दोनों स्टेप्स हैं, इनके कारण उसका जो बेचने का मूल्य है कितने गुणा में वो बेच रहा है कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में, तो देख लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 6/5 गुणा में बेच रहा है वो पहले से, तो कुल मिलाकर 6/5 का क्या मतलब है, 20% ज़्यादा में। क्लियर है? तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ए डीलर मैन्युफैक्चर्स चेयर्स एंड सेल्स ईच चेयर एट ₹120। एक डीलर है, वो कुर्सियां बनाता है और 120 रुपये में हर एक कुर्सी बेचता है। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ईच चेयर इज ₹80। हर कुर्सी 80 रुपये में बनती है। इट ऑल्सो कॉस्ट हिम ₹12,000 पर मंथ विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड। अब इसका क्या मतलब है कि हर महीने उसे 12,000 रुपये का खर्चा तो आता ही आता है, चाहे वह कितनी भी कुर्सी बनाए, वो एक कुर्सी बनाए या 1000 कुर्सी बनाए, ये हो सकता है उसका किराया हो है या कुछ भी हो, 12,000 का खर्चा तो हर महीने का फिक्स है। ठीक है भाई। इफ ही कैन सेल ऑल द चेयर्स दैट ही मैन्युफैक्चर्ड इन ए मंथ, मतलब अगर वो एक महीने में कितनी भी कुर्सियां बनाएगा उन सभी को वो बेच सकता है, इतना कैपेबल है। तो हाउ मेनी चेयर्स ही हैज़ टू मैन्युफैक्चर इन ए मंथ टू अवॉइड लॉस। एक महीने में कितनी चेयर बनानी चाहिए ताकि उसे नुकसान ना हो। नुकसान ना हो का क्या मतलब है कि जितना भी उसकी जेब से खर्चा लग रहा है उतना वो निकाल दे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये देखूंगा कि उसकी जेब में कितने रुपए जा रहे हैं और उसकी जेब से कितने रुपए निकल रहे हैं। तो देखो भाई, मान लो एक चेयर वो 80 रुपये में बनाता है, ये यहाँ पर बनाया बताया है 80 रुपये में एक कुर्सी बनाता है, और कितने रुपए में बेचता है, 120 रुपये में बेचता है। तो सिर्फ ये देखो कि अगर वो एक चेयर बेचता है तो कितने रुपए कमाता है, 40 रुपये कमाता है। एक कुर्सी बेची, 40 रुपये कमा लिए, ठीक है। लेकिन उसको अपनी दुकान का किराया भी देना है 12,000, ठीक है, उसको अपनी दुकान का किराया भी देना है। तो अगर उसको नुकसान से बचना है तो कम से कम ये किराया तो देना पड़ेगा ना, जितना उसको फिक्स रुपए लग रहे हैं। तो उसको 12,000 रुपये कमाने हैं, अगर उसको ना फायदा चाहिए ना नुकसान चाहिए। तो एक कुर्सी बेचकर वो 40 रुपये कमा लेता है, तो 12,000 रुपये कमाने के लिए कितनी कुर्सियां बेचेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो वो बेचेगा मेरे भाई 300 कुर्सियां, तो 300 कुर्सियां उसे बेचनी ही पड़ेंगी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ ए सर्टेन आइटम कैन सेल ऑल ही प्रोड्यूस एट द सेलिंग प्राइस ऑफ ₹60 ईच। जितनी भी चीज़ें वो बना सकता है उन सबको बेच सकता है 60 रुपये के हिसाब से, मतलब कि 60 रुपये में बेच सकता है एक चीज़ को। इट कॉस्ट हिम ₹40 ऑन मेटेरियल्स एंड लेबर। उसको मेटेरियल और लेबर के 40 रुपये लगते हैं उस आइटम पर, मतलब कि वो आइटम बनाने में उसके 40 रुपये खर्च होते हैं, 60 रुपये में वो बेच देता है, तो कुल मिलाकर 20 रुपये कमाता है एक चीज को बेचकर। ठीक है। ही हैज ओवर हेड एक्सपेंसिस ऑफ ₹3,000 पर वीक, और एक हफ्ते के अंदर उसके 300 रुपये, हिंदी देख लेते हैं, और हर हफ्ते 3,000 रुपये का फायदा चाहिए। तो इसकी हिंदी ये नहीं है, ये क्या है, और हर हफ्ते उसे 3,000 रुपये का खर्चा होता है अगर उसे अपना प्लांट चलाना है। तो अगर उसे अपनी फैक्ट्री चलानी है तो हर हफ्ते उसे 300 रुपये का खर्चा होता है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि देखो हर हफ्ते 3,000 रुपये का खर्चा होता है, तो एक आर्टिकल बेचकर वो सिर्फ 20 रुपये कमाता है। और अब ये क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं, हिंदी में जो क्वेश्चन है थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं द नंबर ऑफ यूनिट्स ही शुड प्रोड्यूस एंड सेल इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ एट लीस्ट ₹1,000 पर वीक, कि उसे कितनी चीज़ें बेचनी चाहिए अगर उसे कम से कम 1,000 रुपये का फ़ायदा तो चाहिए ही चाहिए। अगर एक हफ्ते अगर उसे कम से कम 1,000 रुपये का फ़ायदा चाहिए तो देखो भाई 3,000 का खर्चा तो उसका फिक्स है। अगर वो 3,000 कमाएगा तो 3,000 का खर्चा फिक्स है, उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर उसे 1,000 रुपये का फ़ायदा चाहिए तो 3,000 प्लस उसके ऊपर 1,000, तो उसे कुल मिलाकर 4,000 रुपये कमाने पड़ेंगे। उसमें से 3,000 तो उसका खर्चा हो जाएगा, तब जाकर उसके 1,000 रुपये बचेंगे। तो 4,000 रुपये वो कितनी चीज़ें बेचकर कमा सकता है,
एक चीज बेचकर वो सिर्फ 20 रुपये कमा सकता है, तो 4000 रुपये कमाने के लिए उसे कुल मिलाकर 200 चीजें बेचनी पड़ेंगी। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रमेश बोट 10 साइकिल्स फॉर ₹500 ईच। तो रमेश ने 500 रुपये में, मतलब 10 साइकिलें खरीदी और हर एक के 500 रुपये दिए। ही स्पेंट ₹2000 ऑन द रिपेयर ऑफ ऑल द साइकिल्स। और सारी साइकिलों की मरम्मत के लिए 2000 रुपये उसने खर्च दिए, 10 की 10 साइकिल के ऊपर। ही सोल्ड 5 ऑफ देम एट ₹750। और 5 साइकिलें 750 में बेची, 750 ईच मतलब कि प्रत्येक। और बाकी की जो 5 हैं वो हर एक 550 में बेची। तो उसका कुल गेन और लॉस परसेंट बताना है। तो देखो, एक तरीका तो इसका ये है कि आप ये देख लो कि इसका टोटल कितना खर्चा लगा, टोटल कितना कॉस्ट प्राइस है। 10 साइकिलों का कॉस्ट प्राइस है जी 5000, है ना। 500 की एक खरीदी, तो 10 कितने की खरीदी होंगी? 5000 की। और ऊपर से उसने 2000 उसके ऊपर खर्चा कर दिया, तो 2000 और जोड़ दो, तो कुल मिला के उसकी जेब से 7000 रुपये खर्च हो गए। उसके बाद उसने क्या किया? 5 साइकिलों को 750 रुपये के हिसाब से बेच दिया और बाकी की 5 साइकिलों को 550 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि उसकी जेब में कितने रुपए डले हैं, है ना। तो ये भी एक बार निकाल लेते हैं, अदरवाइज ये ठीक रास्ता नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को निकालने का, इसको मेंटली भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, वो मैं ये करके बताता हूँ। तो देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा 350 और 25, तो 3750। इनको मैंने गुणा किया है। ठीक है, 5 साइकिलें, हर एक साइकिल 750 की बेची, इतने में बेचती होंगी जमा। अब यहाँ पर 5 साइकिलें, हर एक साइकिल 550 की बेची, तो कितने में बेचती होंगी? तो ये बेचती होंगी 2750। तो कुल मिलाकर ये कितने हो गए? 3000 और 2 5000, 5000 और 1400, 6400 और 6500। तो कुल मिलाकर उसने 6500 में साइकिलें बेच दी। खरीदी कितने में थी? खरीदी थी 7000 में। तो हो गया ना नुकसान? कितने का नुकसान हो गया? 500 रुपये का नुकसान हो गया। 500 रुपये का नुकसान कितने पर हो गया? वो हो गया जी 7000 पर। तो कुल मिलाकर कितने परसेंट का नुकसान हो गया? देख लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। 7 7 7 7 जा 1/7, तो 7 1/7% का नुकसान हो गया। अब देखो हम इसको कैसे मेंटली कर सकते हैं। देखो भाई, आपको सारी साइकिलों का रेट नहीं निकालना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है एक साइकिल का रेट पर हेड, प्रत्येक साइकिल का रेट। उसने 10 साइकिलों पर 2000 रुपये खर्चे ना, तो मेरे को ये बताओ हर साइकिल पर कितने रुपए खर्चे, एक साइकिल के हिस्से में कितने रुपए आए? तो ऑन एन एवरेज उसने एक साइकिल पर 200 रुपये खर्च दिए उसकी रिपेयर पर, और 500 रुपये की एक साइकिल उसने खरीदी है। तो एक साइकिल उसको 700 रुपये की पड़ी है। एक साइकिल कितने की पड़ी है? 700 की। अब मैं कंपेयर करूंगा कि उसने 5 साइकिलें 750 में बेची थी और उसने 5 साइकिलें 550 में बेची थी। तो अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि एक साइकिल 700 की पड़ी, तो अगर एक साइकिल को वो 750 की बेचता है तो उसको हो रहा है 50 का फायदा। और ऐसी ऐसी कितनी साइकिलें हैं? ऐसी ऐसी 5 साइकिलें हैं, 5 साइकिल हैं जिन पर उसको 50 का फायदा हुआ। तो कुल मिलाकर उसको 250 रुपये का फायदा हो गया इन 5 साइकिलों पर। और उसने कुछ साइकिलें 550 में बेच दी, तो यहां पर उस भाई को नुकसान हो रहा है 150 रुपये का, 150 का नुकसान। ऐसी ऐसी कितनी साइकिलें हैं? ऐसी ऐसी 5 साइकिलें हैं। तो भाई इन 5 साइकिलों के ऊपर अगर हम मिलाकर देखें तो कुल मिलाकर उसको 750 का नुकसान हुआ। तो ओवरऑल उसको कितना फायदा है, नुकसान हुआ? ओवरऑल उसको 500 रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि नीचे उसको 750 का नुकसान हो रखा है, ऊपर सिर्फ 250 का फायदा हुआ है। ओवरऑल 500 का नुकसान हुआ है। क्लियर है? लेकिन ये 500 का नुकसान कितनी साइकिलों पर हुआ है? ये हुआ है जी 10 साइकिलों पर। लेकिन मैं तो एक साइकिल की बात कर रहा हूं, इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं एक साइकिल की। तो एक साइकिल उसे पड़ी है 700 रुपये में, ठीक है मेरे भाई। और एक साइकिल पर उसको नुकसान, अगर नुकसान को भी हर एक साइकिल के पास बांट दें, तो एक साइकिल पर नुकसान हुआ है 50 रुपये का। तो उसको 50 रुपये का नुकसान हुआ है हर एक 700 रुपये पर। तो फिर से वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि तरीका गलत नहीं है, आंसर तो सही ही होगा ना, चाहे किसी भी तरीके से करें। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? नुकसान हुआ है 7/7% का। ए मैन बायज एन आइटम एट ₹X। एक आदमी किसी वस्तु को X रुपये में खरीदता है।
वेयर एक्स इज द 2 डिजिट नंबर, जहां पर एक्स एक 2 डिजिट नंबर है, एंड सेल्स इट एट रुपीज वाई, और इसे वाई रुपए में बेच देता है। अब वाई की वैल्यू क्या है ये भी उन्होंने बताई है, वेयर वाई इज ऑल्सो ए 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ एक्स, जहां पर वाई भी एक 2 अंकों की संख्या है जिसे एक्स के अंकों की जगह बदलने पर पाया गया है। मान लो अगर एक्स की वैल्यू 23 है तो वाई की वैल्यू 32 है, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 76 है तो वाई की वैल्यू 67 है। ठीक है भाई, तो इन्होंने क्या बताया कि उसने एक्स में खरीदा है और वाई में बेच दिया है, और इसके अंदर उसे 20% का फायदा हुआ है। ठीक है, तो इसको थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो मूर्खता होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम ऑप्शंस को यूज करेंगे तो दैट इज द स्मार्टेस्ट अप्रोच। देख लेते हैं भाई, 20% का फायदा होना चाहिए, दो कंडीशन है, 20% का फायदा होना चाहिए, और जो वाई है वाई की वैल्यू आनी चाहिए एक्स के अंकों की जगह बदलने पर। तो मैंने मान लिया कि x की वैल्यू, उन्होंने x की वैल्यू पूछी है ना, कि x की वैल्यू 35 है, तो 20% का फायदा करवा दूं यहाँ पर 20% का फायदा, तो 20% का फायदा मतलब कि 1/5 का फायदा, मतलब कि 7 रुपये का फायदा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 42, है ना। तो भाई यहाँ पर तो y 53 आना चाहिए था, है ना। यहाँ पर अगर ये 35 है तो ये 53 आना चाहिए था, तो ये तो होगा नहीं। इसको दूसरे वे से भी कर सकते थे, कैसे कि यहाँ पर 35 लिखा, यहाँ पर 53 लिखा, और देखा कि क्या ये 20% ज़्यादा है, क्या ये 20% ज़्यादा है, नहीं, तो भी इसको काट देते। जैसे अभी मैं अगले ऑप्शन को चेक करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 45 और यहाँ पर इसके अंकों को बदलकर 54 लिखा, और फिर देखा ये कितना ज़्यादा है, ये तो भाई 9 ज़्यादा है, तो क्या ये 20% ज़्यादा है, हाँ हाँ सीधा सीधा 20% ज़्यादा दिख रहा है। कैसे, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 1/5 ज़्यादा है। जी हाँ, दोनों कंडीशंस इसने सेटिस्फाई कर दी, तो इसका मतलब यही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन से डरना नहीं है। बस ये क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम के एक कंसेप्ट को, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से मर्ज करके बनाया गया, और सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जामिनर को फॉलो करेंगे और निकल जाएगा। द प्रॉफिट obtained by selling an article for ₹625, किसी चीज को 625 में बेचने पर जो फायदा हुआ, इसका मतलब यही है। इन सेम, वो सेम है, वो बराबर है किसके, एज लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹545, वो उसके बराबर है जितना कि नुकसान हुआ है उस वस्तु को 545 में बेचने पर। तो देखते हैं, देखो ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब कि चीज को इतने में खरीदा गया, और 625 रुपये में बेचने पर फायदा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा रुपये में बेचा गया होगा, मतलब कि कॉस्ट प्राइस से इस साइड होएगा 625। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर है 625, और 625 रुपये में बेचने पर फायदा हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है 625। और इन्होंने क्या बोला है कि 625 में बेचने पर जो फायदा हुआ है, तो 625 में बेचने पर कितना फायदा हुआ है, ये जो काला काला डंडा है, कितना फायदा होगा, 625 जितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से उतना। इज द सेम, वो बराबर है, किसके बराबर है, लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹545, कि 545 में बेचने पर जितना नुकसान हुआ है उसके, तो 545 में बेचने पर नुकसान हुआ है, मतलब 545 कॉस्ट प्राइस से कम होगा, क्रय मूल्य से कम होगा, तो मैंने मान लिया कि यहां पर 545 है। ठीक है, क्लियर है। तो 545 में बेचने पर कितना नुकसान हो गया, जितना भी ये कॉस्ट प्राइस से कम है उतना नुकसान हो गया, तो इतना तो फायदा हुआ है जितनी इस काले डंडे की वैल्यू है, और इतना ही नुकसान हुआ है जितनी इस काले डंडे की वैल्यू है। और इन्होंने क्या बताया है कि ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो बराबर है। क्यों, क्योंकि जितना फायदा हुआ है उतना ही नुकसान हुआ है। 625 में बेचने पर जितना भी फायदा हुआ है उतना ही 545 में बेचने पर नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर क्या बात है कि ये वाला डिस्टेंस भी बराबर है, ये वाला डिस्टेंस भी बराबर है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि ये जो कॉस्ट प्राइस है ये इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी बराबर है और ये डिस्टेंस भी बराबर है, इसलिए बीच में है। तो बीच वाली चीज चाहिए तो हम क्या करते हैं, सिंपली एवरेज निकाल लेते हैं, है ना, इन दोनों की औसत निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं भाई, 1170/2, ठीक है, तो 1100 का आधा होता है भाई 550, 70 का आधा 35, तो ये हो गया 585।
तो कॉस्ट प्राइस है 585, लेकिन एग्जामिनर ने हमसे कॉस्ट प्राइस कहाँ पूछा है, उसने पूछा है द प्राइस एट विच इट इज टू बी सोल्ड, वो रेट बताओ जिस पर इसे बेचना चाहिए, टू रियलाइज ए प्रॉफिट ऑफ ₹65, अगर हमें 65 रुपये का फ़ायदा चाहिए तो भाई 585 में खरीद के लाए थे, 65 का फ़ायदा चाहिए तो 65 और ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 650, और इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। द गेन ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹1060, 1060 रुपये में बेचने पर, 1060 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर जो गेन होता है, क्या है वो, इज 20% मोर, जो फायदा होता है वो 20% ज़्यादा है, किससे, इज 20% मोर देन द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट एट ₹950, वो 20% ज़्यादा है उस नुकसान से, वो 20% ज़्यादा है किससे, 950 रुपये में बेचने पर जो नुकसान होता है उससे। तो चलो एक बार इसको विजुअलाइज करते हैं कि मान लो भाई ये कॉस्ट प्राइस है, 1060 रुपये में बेचने पर फ़ायदा होता है, तो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा 1060, मतलब कि उस तरफ होगा, तो ये है 1060, तो 1060 में बेचने पर नुकसान नहीं, सॉरी, फ़ायदा होता है, तो फ़ायदा होता है तो ये उस साइड होएगा, और 1060 रुपये में बेचने पर कितना फ़ायदा होता है, जितना कि ये डिस्टेंस है जिसको ये ब्लैक एरो रिप्रेजेंट कर रही है, इतना फ़ायदा होता है। अब 950 रुपये में बेचने पर नुकसान होता है, तो 950 रुपये मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिए, कॉस्ट प्राइस से कम होंगे 950 रुपये, और 950 रुपये में बेचने पर कितना नुकसान होगा, जितना 950 कॉस्ट प्राइस से जितना कम है उतना, तो भाई इतना नुकसान होगा जितनी ये ब्लैक एरो रिप्रेजेंट कर रही है। जी हाँ। अब एग्जामिनर ने पता क्या बोला, एग्जामिनर ने बोला कि 1060 में बेचने पर जो फायदा हो रहा है, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाली एरो, वो 20% ज़्यादा है, किससे 20% ज़्यादा है, जितना कि 950 रुपये में बेचने पर नुकसान हुआ, मतलब कि इस वाली एरो से, इस वाले डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस 20% ज़्यादा है, मतलब अगर ये डिस्टेंस 100% है तो ये वाला डिस्टेंस 120% होगा, तभी तो 20% ज़्यादा होगा ना। और अगर मैं रेशियो की बात करूं कि इस छोटे वाले डिस्टेंस का और इस बड़े वाले डिस्टेंस का रेशियो 5:6 होगा, इनका अनुपात 5:6 होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको ये टोटल डिस्टेंस पता है, क्या आपको ये टोटल डिस्टेंस पता है? जी हाँ, बिल्कुल पता है, क्योंकि यहाँ पर है 950 और यहाँ पर है 1060। 950 और 1060 में कितना डिस्टेंस होता है ये बताओ मुझे जरा। 110 का फर्क होता है। उस 110 के फर्क को क्या आप 5:6 में तोड़ सकते हो? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। क्या आ जाएगा? 50 और 60 आ जाएगा। 110 को 5:6 में तो तोड़ ही सकते हो ना, 50 और 60 आ जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस 50 है और ये वाला डिस्टेंस 60 है। अब 1060 में बेचने पर 60 का फायदा होता है, मतलब 1060 जो है वो कॉस्ट प्राइस से 60 इधर है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1000 रुपये होगा। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1000 रुपये होगा। अब एग्जामिनर ने कॉस्ट प्राइस तो पूछा नहीं, उसने क्या पूछा है? इन ऑर्डर टू गेन 20%, 20% फायदे के लिए द सेलिंग प्राइस विल बी, विक्रय मूल्य कितना होगा, कितने में बेचना पड़ेगा? तो भाई 20% फायदे के लिए इसको 1200 रुपये में बेचना पड़ेगा। 1000 का 20% 200 होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। तो एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को कैसे भी वैल्यूज बदल बदल के दे, मान लो कैसे भी वैल्यूज बदल बदल के दे, तो मैं आपको इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा। मेरे भाई ध्यान से सुनो, मैं आपको जो भी सिचुएशंस हो सकती हैं, जो भी रिलेशंस हो सकती हैं, उनको विजुअलाइज करवा रहा हूँ, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि कैसी भी सिचुएशन अगर क्रिएट की जाए तो आप एग्जैक्टली उसको ट्रांसपेरेंटली समझ पाओ। आप उस सिचुएशन को अगर समझ जाओगे ना, तो कैलकुलेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि ऐसा हो रहा है क्लियरली, तो कैलकुलेशन कोई बड़ा खेल होगा ही नहीं आपके लिए। ठीक है। तो मैं आपको तैयार कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि कैसी भी सिचुएशन एग्जामिनर क्रिएट करे, लेकिन हम अपने बेसिक्स को इतने अच्छे से विजुअलाइज करके कर रहे हैं कि हम मार ही नहीं खाएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल, तो अगर सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, यहां पर डबल्ड आएगा, 2 गुना कर दिया जाता है।
अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर, ठीक है, यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर फायदा 3 गुना हो जाता है। तो इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दें, द प्रॉफिट ट्रिपल्स, तो फायदा जो है वो 3 गुना हो जाता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो देखो मैंने एक सिचुएशन लिख रखी है यहाँ पर, इतने में चीज को खरीदा गया, ये कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, इतने में बेचा गया, ये विक्रय मूल्य है। तो फायदा कितना हो रहा होगा, जो गेन है वो कितना हो रहा होगा, फायदा उतना ही होगा जितना ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, मतलब कि इस डिस्टेंस के बराबर। अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर सेलिंग प्राइस को डबल करें तो ये जो फायदा जो है वो ट्रिपल हो जाता है। तो इसके ट्रिपल होने का क्या मतलब है कि अभी जितना फायदा है ना, फायदा जितना अभी है इसका 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना होने का क्या मतलब है कि फायदा अभी जितना है इसका डबल और बढ़ जाएगा। तो एक बार बढ़ा दूं फायदे को, अभी जितना है उस जितना और बढ़ा दिया और उस जितना मैंने और बढ़ा दिया, तो हो गया ना 3 गुना। फायदे को मैंने 3 गुना कर दिया ना, पहले जितना था उससे 3 गुना। तो ये क्या बोल रहे हैं, जब सेलिंग प्राइस को डबल किया गया तो मतलब कि जो नया सेलिंग प्राइस है वो ये है, नया सेलिंग प्राइस ये है, तभी तो फायदा 3 गुना हुआ ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एग्जामिनर ने क्या बोला था, एग्जामिनर ने बोला था अगर मैं सेलिंग प्राइस को डबल कर दूं, तो डबल करने का क्या मतलब है कि पहले जितना सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस पहले जितना था उसको उतना ही और बढ़ा दूं तो पहले के कंपैरिजन में फायदा 3 गुना हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस पुराने वाला ये है और नए वाला ये है, तो उसने कितना बढ़ाया होगा, डबल करने पर कितना बढ़ाते हैं, उतना ही बढ़ाते हैं जितनी वो चीज़ होती है। मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। डबल करने का क्या मतलब है, जितनी भी उस चीज़ की वैल्यू है उतना ही और बढ़ा दिया। तो इन दोनों के बीच में ये जो वैल्यू है ये सेलिंग प्राइस की है, और ये किसकी वैल्यू है, ये है गेन की, ये है गेन की। तो कुल मिलाकर आपको क्या समझ में आया, जो फायदा है, जो फायदा है वो सेलिंग प्राइस से आधा है, जो फायदा है वो सेलिंग प्राइस से आधा है। अगर मैं सेलिंग प्राइस को मान लूँ 2, तो गेन कितना होगा, गेन होगा 1। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 2 रुपये में चीज़ को बेचा गया और 1 रुपये का फायदा कमाया गया, तो चीज़ को कितने रुपए में लाए होंगे, 1 रुपये में लाए होंगे। 1 रुपये का फायदा कमाने पर तभी 2 में बेचेंगे। तो सारी चीज़ें तो पता लग गई, अब एग्जामिनर जो भी पूछेगा बता देंगे। तो देखो भाई, तो यहाँ पर ये चीज़ समझाने में देखो कितना टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे जब बेसिक क्लियर होंगे तो आपकी विजुअलाइजेशन भी फास्ट होने लग जाएगी, क्लियरली चीज़ें दिखने लग जाएंगी। तो देखो, तो लाभ प्रतिशत बताएं, तो प्रॉफिट परसेंट बताएं, तो कितने परसेंट का फायदा हुआ है, 1 रुपये का फायदा हुआ है 1 पर, तो इसका मतलब 100% का फायदा हुआ है, 100% का, ठीक है। ए मैन रिड्यूसिस द सेलिंग प्राइस ऑफ ए फैन फ्रॉम 1250 टू 1000, 1250 से किसी चीज का जो विक्रय मूल्य है वो 1000 कर दिया गया। हिज लॉस इंक्रीजेस बाई 20%, ऐसा करने पर उसका जो नुकसान है वो 20% बढ़ गया। इसका मतलब ध्यान से सुनो, इसका मतलब उसको पहले भी नुकसान हो रहा था, उसको पहले भी नुकसान हो रहा था, लेकिन उसको पहले जितना नुकसान हो रहा था उससे 20% और बढ़ गया, उससे 20% और बढ़ गया। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो कि पहले कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, कुछ किस न किस रुपए में उसने चीज को खरीदा होगा, और जब वो 1250 में बेच रहा था तब भी उसको नुकसान हो रहा था, तभी तो उन्होंने बोला ना कि उसका लॉस इंक्रीजेस बाय 20%। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से कम में बेच रहा था, वो कॉस्ट प्राइस से कम में बेच रहा था और उसको कुछ नुकसान हो रहा था। तो अब उन्होंने 1250 से रेट को घटाकर 1000 रुपये कर दिया, तो उसका नुकसान पहले जितना भी था, उसका नुकसान पहले जितना भी था उससे 20% और बढ़ गया। मेरे को अब एक बात बताओ, 1200 रुपये की बजाय अगर किसी चीज़ को 1000 रुपये में बेच रहे हैं तो नुकसान रुपये में कितना बढ़ गया होगा भाई, 250 रुपये और कम में बेच रहे हैं, 250 और कम ले रहे हैं हम, तो इसका मतलब जो लॉस है वो नंबर के अंदर, वो अगर रुपयों के अंदर देखा जाए तो 250 बढ़ गया होगा। और ये बोल रहे हैं जो नुकसान है वो 20% बढ़ गया, मतलब पहले जितना भी नुकसान था उसका 20% 250 है, पहले जितना भी नुकसान था उसका 20% 250 है, तो उसका 100% कितना होगा, इसको 5 गुना करो, 1250, उसका 100% 1250, मतलब पहले 1250 का नुकसान हो रहा था। पहले कितने रुपए में चीज बेच रहा था वो, 1250 में, जब हमने 1000 किया तो नुकसान 20% बढ़ गया, ठीक है। तो पहले 1250 में बेच रहा था और 1250 का ही नुकसान झेल रहा था, मतलब कि कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में 1250 रुपये कम में बेच रहा था वो चीज़ को,
तो कुल मिलाकर चीज का कॉस्ट प्राइस कितना था, कुल मिलाकर 2500 रुपये कॉस्ट प्राइस था, उसका जो क्रय मूल्य है वो 2500 रुपये था। तभी तो 1250 में बेचने पर 1250 का नुकसान होगा। और 1000 रुपये घटाने पर देखो पहले नुकसान 1250 था, 20% बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, जी हाँ बढ़ गया। क्लियर है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑन ए सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150%। तो भाई कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 100 रुपये या 100%, तो फायदा है 150, तो 150 अगर फायदा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 250। इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाई 25%, अगर कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ा दें, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाए नया वाला 125, पहले से 25% बढ़ा दें। अब इन्होंने क्या बोला है, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट, तो नया फायदा कितना होगा, तो भाई देख लो नया फायदा कितना है, 125 कॉस्ट प्राइस है, 250 सेलिंग प्राइस है, तो सीधा सीधा डबल दिख रहा है ना आपको, सीधा सीधा डबल, डबल में बेच रहे हैं, मतलब 100% फायदा कमा रहे हैं। ठीक है, 125 का फायदा 125 पर। ए हाउस कॉस्ट रुपीज, ए हाउस कॉस्ट सी रुपीज, मतलब कि हाउस की कॉस्ट सी रुपये है, लेटर इट वाज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 25%, फिर इसको 25% फायदे पर बेच दिया गया। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैक्स इफ इट इज 50% ऑफ द प्रॉफिट, तो टैक्स की वैल्यू कितनी है अगर टैक्स फायदे का 50% है। ये तो सिंपल सी बात है, हमें ये पता है फायदा कितना है और फिर हमें ये पता है कि फायदे का कितना परसेंट टैक्स है। तो देखो हाउस की जो कॉस्ट है वो सी रुपये है, इसके ऊपर कितना फायदा हुआ, इसके ऊपर 25% का फायदा हुआ, 25% मतलब 1/4, 1/4, ठीक है, 1/4। तो ये तो है इसका प्रॉफिट, जितनी भी कॉस्ट है उसका 1/4, और जो टैक्स है वो प्रॉफिट का 50% है, 50% मतलब आधा, तो ये जो भी प्रॉफिट है इसका आधा है, तो टैक्स कितना है C/8, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ए विलेजर बायज ए गोट एंड ए शीप टुगेदर फॉर रुपीज 14,250, तो दो चीजें खरीदी और दोनों चीजों पर इतने रुपए उसने खर्चे। ही सोल्ड द शीप एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, उसने जो भेड़ है उसको 10% फायदे पर बेच दिया, और जो बकरी है उसको 20% नुकसान पर बेच दिया। आगे देखते हैं क्या बताता है, इफ ही सोल्ड बोथ द एनिमल्स एट द सेम प्राइस, अगर उसने दोनों एनिमल्स को सेम रेट पर बेच दिया, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल। एक बात बताओ, इसने क्या बोला है कि दोनों को सेम रेट पर बेचा है, तो मेरे को एक बात बताओ, जो शीप है जो भेड़ है उसको कितने परसेंट फायदे पर बेचा है, 10% फायदे पर। इसका मतलब जो भेड़ का कॉस्ट प्राइस है उसके कंपैरिजन में जो उसका क्रय मूल्य है उसके कंपैरिजन में कितने प्रतिशत पर बेचा, उसके कंपैरिजन में 110% पर बेचा है ना, 10% फायदा। तो अगर मैं शीप का कॉस्ट प्राइस एस मान लूं तो उसने कितने में बेच दिया, 110% ऑफ एस। और अगर मैं गोट का कॉस्ट प्राइस जी मान लूं तो उसने कितने परसेंट में बेच दिया, 20% नुकसान पर, मतलब 80% ऑफ जी पर उसने बेच दिया। 110% ऑफ एस इज इक्वल टू 80% ऑफ जी, क्योंकि उसने क्या बोला, उसने दोनों को सेम प्राइस पर बेचा। क्लियर है, और मैंने आपको परसेंटेज के अंदर एक चीज बताई थी कि अगर आपको किसी वैल्यू का कुछ परसेंट और किसी वैल्यू का कुछ परसेंट बराबर बताए तो आप उनका रेशियो निकाल सकते हो। कोई अगर आपको बात बोले कि 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, तो आप बता सकते हो कि ए रेशियो बी जो है वो 2:3 है, इनको पलट दो। और इसको क्यों पलट दें ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम b को इधर ले आएँ और 30 को उधर ले आएँ तो a/b हो जाएगा 20/3, 2/3। अब मैं इनको पलट दूं, मुझे जो शीप है जो भेड़ है और जो बकरी है उनका रेशियो पता लग गया, इनको मैं पलट रहा हूँ 8:11। और मुझे ये भी पता है कि इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम कितना है 14,250। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है सस्ते वाले एनिमल की। तो सस्ते वाला एनिमल है ये शीप, भेड़, 8 रुपये का है ना, 8 यूनिट का है। 8 आउट ऑफ ये टोटल कितना है, 8 और 11 19, 19 में से 8 रुपये की भेड़ है और टोटल कितने रुपए का खर्चा हुआ है 14,250। तो एक बार इसको 19 से कैंसिल आउट कर ले, 19 7 19 5 0। तो भाई 750 को 8 गुना करना है, 2 गुना करूंगा तो आ जाएगा 150 और उसको 4 गुना करूंगा तो आ जाएगा 600 और फिर चिपका दूंगा एक 0। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। अब इसके बाद जो अगला कंसेप्ट लेक्चर है वो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर मिलते हैं।